ओके, सो नाउ दीज आर सो मेनी टैग्स। सो द थिंग इज कि हम इतने सारे टैग्स अगर यूज कर रहे हैं तो हमें इनके रूल्स भी पता होने चाहिए कि इनको कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ कौन कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई टेल यू वेरी सिंपल रूल की, और जो HTML5 का रूल है, हम ब्लॉक टैग्स में विद इन अ ब्लॉक हम लोग इनलाइन यूज कर सकते हैं, बट इनलाइन में ब्लॉक नहीं आते। ओके, तो क्या रूल है? तो क्या रूल है? ब्लॉक में इनलाइन यूज कर सकते हैं लेकिन इनलाइन में यस, ब्लॉक यूज नहीं कर बट सकते। इनलाइन में ब्लॉक यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक इनलाइन टैग ऐसा है जिसमें ब्लॉक आते हैं, और वो ये है हाइपरलिंक, वो भी HTML5 में आके। सो एग्जांपल देखते हैं। पैराग्राफ के अंदर बोल्ड या इटैलिक हो सकते हैं, ओके, लेकिन बोल्ड के अंदर पैराग्राफ लिखने से क्या हुआ? क्या VS कोड ने कोई गलती बताई? नो। क्या ब्राउजर ने कोई गलती बताई? नो। लेकिन वैलिडेटर ने इंस्टेंटली पिक किया। लेकिन वैलिडेटर आपको क्या एरर दे रहा है? दो रेड लाइन। कवर करो, क्या दिखा रहा है? इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो। द एलिमेंट P नॉट अलाउड एज चाइल्ड ऑफ एलिमेंट B, दैट मीन्स The P is the parent child. सो P पेरेंट होता है, B उसका चाइल्ड हो सकता है, लेकिन P B का चाइल्ड कभी नहीं होगा। क्या? तो बोल्ड एंड पैराग्राफ में हमेशा पैराग्राफ पेरेंट होता है, बोल्ड उसका चाइल्ड, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन बोल्ड इनलाइन है, आई भी, हाँ, आई टेक भी क्या है? वो भी इनलाइन है, उसमें भी सेम Inline. रूल है। लेकिन ए क्या है? Hyperlink. हाइपरलिंक, ये भी तो इनलाइन है। लेकिन अगर इसमें हम वैलिडेट करें तो No सी, error. नाउ द एरर इज फाइल थिंग इज द फाइल इज वैलिड, मतलब कोई एरर नहीं है। So, इन शॉर्ट एक ही इनलाइन टैग होता है जिसमें हम ब्लॉक यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली, Hyperlink. दैट इज ओनली हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को छोड़ के ऐसा कोई भी टैग नहीं है जिसमें हम ब्लॉक टैग यूज कर सकते हैं। और ये रूल एक्चुअल में जो हाइपरलिंक वाला रूल है ना, ये भी HTML5 में ही आया है। मतलब HTML4 से पहले सिंपल रूल क्या था? इनलाइन के अंदर ब्लॉक आ ही नहीं सकते। 5 ने क्या कहा? रूल तो यही है कि इनलाइन में ब्लॉक नहीं आ सकते, लेकिन एक्सेप्ट हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक को अलाउ कर दिया, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया गया। ओके, दिस इज द सिंपल रूल जो आपको फॉलो करना है। तो क्या ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आ सकते हैं? जी। डिपेंड। जैसे डिव ब्लॉक है और H1 भी ब्लॉक है, तो डिव H1 डिव के अंदर आ रहा है, बट H1 के अंदर डिव ले सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, एलिमेंट डिव नॉट अलाउड एज चाइल्ड ऑफ H1। मतलब यहाँ पे भी रूल है, आप डिव के अंदर H1 देख सकते, डिव ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग के अंदर टेक्स्ट आ सकता है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर हम ग्रुपिंग डिव से नहीं करते ना। H1 खुद टेक्स्ट है ना, तो उसके अंदर डिव से ग्रुपिंग नहीं कर सकते। हाँ, H1 के अंदर आप स्पैन दे सकते हैं। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आ सकते हैं, लेकिन हर ब्लॉक के अंदर हर एलिमेंट नहीं आता, ये भी रूल है। जैसे जैसे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वर्ड्स को ग्रुप करता है, बट क्या यही पैराग्राफ इसको भी ग्रुप कर सकते हैं? जैसे पी को और आई को ग्रुप कर रहा है ना, ये स्पैन को करेगा, लेकिन क्या ये भी ग्रुप कर सकता है? तो यहाँ पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ आ गया, अगेन जस्ट वैलिडेट। एक एरर आ रहा है, नो पी एलिमेंट इन स्कूल बट अ पी एंड टेक्स इन। तो इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ नहीं आता। एक्चुअल में शायद मैंने आपको बताया होगा इन द फर्स्ट सेशन, या शायद नहीं भी बताया हो, पी टैग को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता। बाकी टैग सभी क्लोज करने पड़ते हैं ना, पी टैग को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता। जैसे ये देखो, ये पी है, हमने इसको ओपन किया, क्लोज करना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमने बट H2 बनाया, उसको क्लोज करना भूल गए, तो उसके बाद जो पैराग्राफ बनाओगे उसमें क्या होगा?
तो P को क्लोज किया, कोई दिक्कत नहीं। H2 को क्लोज नहीं किया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ? तो सभी हेडिंग में आ जाएगा। सर सभी हेडिंग का हेडिंग बनेगी, फॉन्ट उसके है अकॉर्डिंग हेडिंग क्लोज ही नहीं हुई ना, तो हेडिंग को क्लोज करना पड़ता है। और वैलिडेशन एरर किसका दे रहा है? सर। देखो H2 का दे रहा है। So 3 errors. हाँ, एक्चुअली में ये एक एरर इसका ही मान रहा है, क्योंकि ये P क्लोज नहीं हुआ ना। जी जी जी। यहाँ पे इसको क्लोज करो, अब एरर नहीं आ रहा। मतलब ये P क्लोज नहीं था तो इसकी कोई गलती ही नहीं थी। मतलब ब्राउजर, क्योंकि होता क्या है, जो हमारा इंस्पेक्ट पार्ट होता है ना, इसको हम डॉम कहते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो जो ब्राउजर में इंस्पेक्ट टूल होता है वो क्या करता है, वो खुद क्लोज कर देता है। तो सी P को ऑटोमेटिकली खुद ही वो क्लोज कर देता है, लेकिन हेडिंग को नहीं कर पाता। तो कुछ टैग ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं, बट ऑल्दो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सारे टैग्स को जो क्लोज होते हैं उनको क्लोज करेंगे। सिर्फ किसको क्लोज नहीं करना? HR, BR, इमेज, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है, क्योंकि इनकी क्लोजिंग होती ही नहीं है। ओके, जबकि P की तो होती है। ओके, यस सर। सो सिंपल रूल, ब्लॉक के अंदर इनलाइन आते हैं, ठीक है, एंड इनलाइन के अंदर ब्लॉक नहीं आते एक्सेप्ट हाइपरलिंक। ठीक है, अब एक्चुअली में अगर हाइपर आपको मैं एक एक टैग के बारे में बताना शुरू कर दूं ना, जैसे P के अंदर P नहीं आता, तो अब मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि P के अंदर हेडिंग आती है। अब आप लोग अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताओ, ये होगा कि नहीं? सर नहीं होगा। गुड, क्योंकि P होता है पैराग्राफ, यानी कि टेक्स्ट के लिए। H2 खुद हेडिंग है, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता जी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल हो अब सकता हेडिंग के अंदर पैराग्राफ, सी ये भी नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि हेडिंग भी, हेडिंग किसके लिए होता है? अच्छा टेक्स्ट के लिए होता है ना, और पैराग्राफ भी टेक्स्ट के लिए ही होता है। तो हेडिंग के अंदर पैराग्राफ कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग ऐसे दिखती है और पैराग्राफ ऐसे दिखता है। तो जब हेडिंग के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो तो ऐसे दिखेगा ना। तो हेडिंग के अंदर कभी भी P टैग यानी कि पैराग्राफ्स नहीं आ सकते। ठीक है, नहीं आती। अब टोटल टैग कितने हैं? 145। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें और परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का यूज करें, तो एक्चुअल में हजारों रूल्स निकल जाएंगे। मतलब हर टैग के साथ कौन कौन से टैग यूज होते हैं, इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है W3C की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे एक एक टैग को डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर आप वहां से HTML पढ़ना शुरू करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, तो टेक्निकली आपको क्या होगा? कंफ्यूजिंग। आप कम से कम 2 या 3 महीने सिर्फ HTML पढ़ने में लगा दोगे, लेकिन वो करने के बाद भी आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं दूसरी। अ, मैंने ब्रश लिया था, इलेक्ट्रिक ब्रश ओरल बी का। तो उस ब्रश को यूज करने के लिए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब वो इंडिया में बनता ही नहीं है, वो यूरोप में ही बनता है, और वो पूरे यूरोप में पता नहीं कहाँ बनता है वो। उसके बाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो वहीं से सप्लाई होता है। तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी ना, कि उस इलेक्ट्रिक ब्रश को कैसे यूज करना है, कैसे टाइम टू टाइम चार्ज करना है, कैसे डिस्चार्ज करना है, उसके ब्रिसल्स कैसे चेंज करने हैं, उसके ऊपर उन्होंने, जैसे नॉर्मली पेपर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो पेपर था वो जितना एक पूरा स्कूल में चार्ट्स नहीं होते थे हमारे, तो स्कूल में हम चार्ट्स बनाते थे ना इतने बड़े, टेबल के साइज के जितने, उतनी बड़ी यस उसकी सर। डॉक्यूमेंटेशन थी। और दूसरी चीज, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में एक नहीं, उसमें कम से कम वर्ल्ड की 20 कंट्रीज में सेम चीज बताई गई थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, अरबिक में, उर्दू में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने सेम चीज बताई थी। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। ओके, और जब मैंने उसको देखा, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आजकल लोग क्या करते हैं, अब जैसे मुझे पता है मेरा ब्रश चार्ज करना है, वो तो मुझे पता है कि उसके ऊपर रखो चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज करके बाद उसको क्या करना है, जैसे ब्रश हेड कैसे चेंज करना है, तो कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन ढूंढेगा ही नहीं। लोग सिंपल इंटरनेट, आजकल यूट्यूब पे भी लोगों ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, और कैसे ब्रश को चार्ज, इवन फोन का कैमरा कैसे यूज करते हैं, आपको उसके भी वीडियो मिल जाते हैं। ओके, तो ठीक है। अगर जैसे कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके आईफोन के कैमरे में ये भी फीचर होता है, तो बेटर है वो लोग यूट्यूब के कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जिसमें एक्चुअली में उन्होंने बताया होता है कि हाँ, आप इस कैमरे से ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे मेरे फोन में एक फीचर है, और मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मैं अपने फोन कैमरे से डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूँ। जैसे मेरी घर की दीवार की हाइट कितनी है, लेफ्ट राइट कितना है,
वो आईफोन 10 में फीचर है वो बता देता है, बट वो मुझे पहले ही पता था, कुछ ऐसा नहीं था जो बाद में आया, क्योंकि मैं लॉन्चिंग के टाइम की वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे पता था कि हाँ ये ऐसा होता है। तो एक्चुअल में अगर हम HTML की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने बैठे हैं तो एक टैग के ऊपर इस पूरे पेज से भी बड़ी, जितना पेज की हाइट है ना, इससे भी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन दी होती है। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे सिंपल रूल ये ध्यान रखना है वैलिडेशन का। ओके, जैसे जैसे आप वैलिडेशन करते जाओगे, एक टाइम क्या आएगा कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें सेट हो जाएंगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा और आपसे लिखने में गलतियां कम से कम होगी। ओके, तो इसलिए बेस्ट रूल क्या है हमेशा, किस टैग के साथ क्या यूज होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, लेकिन उसके बाद लास्ट में वैलिडेशन जरूर यूज करो। ओके, ठीक है। तो कुछ यस जो सर। मेन रूल्स है वो तो मैंने आपको बता दिए। ब्लॉक में इनलाइन आएगा, इनलाइन में ब्लॉक आएगा, लेकिन हर ब्लॉक में जैसे हेडिंग ब्लॉक है लेकिन उसके अंदर एच, जैसे अच्छा H2 के अंदर H3 आ सकता है, मतलब H2 क्लोज नहीं हुआ, H2 के इनसाइड ही H3 आ सकता है। सॉरी सर। H2 टैग के अंदर हेडिंग 2 के अंदर क्या हेडिंग 3 आ सकती है? हेडिंग यूज तो कर सकते हैं सर। नहीं, हेडिंग के इनसाइड, बाद में नहीं, H2 के बाद H3 नहीं आ रहा, H2 के अंदर H3 फिर H2 क्लोज। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये H2 है, ये H3 है। ब्राउजर दिखा देगा, ब्राउजर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी गलती है ना, जब तक यस एक सर। हेडिंग क्लोज नहीं होती दूसरी हेडिंग नहीं आ सकती। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। तो आप कोड करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ये सारे टैग्स हैं, एंड धीरे धीरे आपको ये चीजें काफी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आता चलेगा। द रीजन इज, ये सारा अगर मैं आपको एक ही दिन में बता दूं ना लिस्ट के साथ, किस जैसे जितना मुझे पता है किस टैग में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, टेक्निकली आप ये सारा याद भी नहीं कर पाओगे, टेक्निकली वो आपके दिमाग से बाउंस भी कर जाएगा, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कभी भी याद नहीं रखते। अब जैसे मेरी गाड़ी है तो गाड़ी के साथ एक बुकलेट आई थी। ओके, तो हर कार के साथ बुकलेट तो आती है, उस बुकलेट में हर चीज भी होती है, इवन बल्ब गाड़ी का चेंज कैसे करना है, की बैटरी कैसे चेंज करनी है, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो बेसिक डायग्नोस कैसे करना है, टायर चेंज करने के लिए कहाँ नट बोल्ट लगना है, ये सारी चीजें उन्होंने प्रॉपर वे में दी होती है। बट नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली कार आपकी मैकेनिक ठीक करते हैं, बट अगर आप सेल्फ डायग्नोस करोगे तो आपको वो देखना पड़ता है। उसमें ना मैक्सिमम बहुत सारी चीजें डिटेल में दी होती है, और जो आप नहीं कर सकते, जैसे मेरी कार में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेरी गाड़ी की हेडलैम्प है वो HID है, व्हाइट कलर की HID होती है। तो उसको कभी भी आप बिल्कुल, जैसे जो पहली कार थी मेरी स्विफ्ट, उसमें था कि इस जगह ये बोल्ट होता है, उसको ऐसे अनलॉक करो, राइट पे घुमाओ, आप बल्ब बाहर निकाल सकते हो। लेकिन इस वाली गाड़ी में क्लियरली लिखा है कि इसके उसके साथ आप छेड़खानी बिल्कुल मत करना, ये सर्विस सेंटर ही चेंज होगा। क्यों? ये काफी प्रिसाइज है, ये ठीक खराब हो गया हल्का सा अगर आपसे, तो ये पूरा नया रिपेयर होगा, और वो हैवी काफी एक्सपेंसिव, आई थिंक 35,000 का हेडलैम्प है, दो या एक, वो मुझे भी आइडिया नहीं, शायद दोनों का सेटअप 35,000 का इसका आता है। सो बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में दी होती है, जरूरी नहीं कि हम सभी को पढ़े, पर जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर? यस सर। So we got a total 145 tags in HTML. हर टैग के साथ यूज करने के रूल अलग अलग होते हैं। टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, ये हम आज का लास्ट टॉपिक लेंगे, तो इस हफ्ते का लास्ट टॉपिक। फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क दूंगा। लिस्ट किसे कहते हैं? So what are list? ऑर्डर जैसे लिस्ट एंड कि ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, तो ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, एंड ये भी एक लिस्ट है। लिस्ट क्या करती है? मल्टीपल डेटास को दिखाती है। जैसे मुझे इस बैच के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखूं तो इस बैच में आई थिंक 12 या 13 स्टूडेंट है, और दो अवेलेबल आज 5 ही हैं। ठीक है, तो मुझे आपके सभी बैच के स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है, तो मुझे कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए? सर ऑर्डर हाँ, लिस्ट। अनऑर्डर्ड वाली या ऑर्डर्ड वाली? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर। ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट हम कब यूज करते हैं? काउंटिंग पर्पस। सर जहाँ काउंटिंग देनी होती है। जहाँ पे काउंटिंग, जैसे कि जहाँ पे डेटा सिक्वेंशियल होता है,
तो लेट्स सपोज मुझे आपके नाम लिखते हैं, तो आपके नाम लिखने में कोई सीक्वेंस थोड़ी है, किसी का भी नाम पहले लिख लो, किसी का भी बाद में लिखते हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मैं आपके सभी के नेम यूएल में भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे आपके नेम की लिस्ट बनानी है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे किसकी फर्स्ट एडमिशन हुई थी, कौन सेकंड एडमिशन हुआ था बैच में आता, उसके अकॉर्डिंग, या फिर मुझे मैंने आप लोगों का एग्जाम दिया, उसमें जिसके टॉप स्कोर आया था वो पहले फिर बाद में वाला, तो उस टाइप में डेटा कैसे आएगा? ordered, ऑर्डर। अनऑर्डर मतलब लिस्ट बिना सीक्वेंस की, और ऑर्डर मतलब लिस्ट Sequence सीक्वेंस के वाली। तो दिस इज द सीक्वेंस लिस्ट। लेट्स सपोज मैंने कहा इंडिया की कार कंपनीज कौन कौन सी हैं जो कार्स बनाती हैं, आप मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के दे सकते हो, लेकिन yes मैंने sir, कहा मुझे टॉप 5 कार कंपनीज बताओ, उस केस में आप मुझे आउटपुट कैसे दोगे, ordered कौन सी list, The बना के order दोगे? list. ordered ऑर्डर। सो list, नाउ द डेटा इज इन सीक्वेंस, और एक लास्ट आती है डिस्क्रिप्शन, पहले डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, तो पहले हम ऑर्डर अनऑर्डर पढ़ते हैं, लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पढ़ेंगे। ओके, जब मुझे डेटा लिखना होता है बिना सीक्वेंस के तो हम यूएल लेते हैं, तो यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल के अंदर एक ही टैग आता है, एक ही टैग है जो उसका चाइल्ड हो सकता है, एंड दैट इज एलआई। एलआई क्या होता है? लिस्ट आइटम। तो यूएल का चाइल्ड हमेशा कौन होता है? li, एलआई, और ये ऐसे दिखता है। अगर हम एलआई को बिना यूएल के लिखें तो क्या ब्राउजर दिखा रहा है? यस, ब्राउजर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्राउजर का काम क्या है? आपके कोड को डिस्प्ले कराना। लेकिन ये देखो, वैलिडेशन में 4 गलतियां हैं। फर्स्ट, एलआई नॉट अलाउड एज चाइल्ड ऑफ बॉडी। तो ये एलआई किसका चाइल्ड है? ये ना ऊपर एक हायरार्की आती बनती है, तो ये एलआई है किसका चाइल्ड है? body, बॉडी। body, एलआई बॉडी का चाइल्ड नहीं होता, एलआई सिर्फ किसका चाइल्ड होता है? लिस्ट का। और लिस्ट का मतलब या तो list, यूएल या UL. तो ओएल, OL. दोनों ही तो लिस्ट है ना। तो यूएल या फिर ओएल, तो एलआई हमेशा या यूएल का या ओएल का चाइल्ड होगा। यूएल में वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आएगा, और ओएल में वो सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर्ड फॉर्म में आएगा। वन मोर थिंग, आप यूएल और ओएल के अंदर कोई दूसरा टैग भी यूज नहीं कर सकते, जैसे ये पैराग्राफ, और तो दिख रहा है बट गलत है। तो लिस्ट के अंदर मतलब यूएल के अंदर पैराग्राफ नहीं आते, एलआई के अंदर चाहो तो पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है, तो यूएल का चाइल्ड हमेशा कौन होता है? एलआई। और ओएल का चाइल्ड भी कौन होता है? li, एलआई। एलआई किसी और एलिमेंट का टैग चाइल्ड हो सकता है? वैसे एक टैग था जिसका चाइल्ड एलआई हो सकता था, मेन्यू, बट वो मेन्यू टैग फट गया, खत्म हो गया। तो दैट मीन्स अब सिर्फ HTML5 में यूएल और ओएल का ही चाइल्ड एलआई। मतलब आप टेक्निकली एलआई को कब यूज करोगे? हम एलआई sir, को कब यूज करेंगे? list के अगर लिए, हमारे पास हम लिस्ट है तो अगर मेरे पास यूएल है यहाँ ओएल है, तभी तो मैं इसको यूज करूंगा। अब एक पर्सन अगर मार्केट में जाता है और वो कहता है कि मुझे कैरोसिन वाला लैंप दो, जो मिट्टी के तेल का दिया था ना, मुझे वो दो, तो दैट मीन्स उसके पास कहीं ना कहीं से कैरोसिन होगा ना। yes sir, ओके, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो क्लियरली कैंडल मांग लेता। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास वो चीज है, अगर आपके पास कैरोसिन है, देन ओनली आप उसी को यूज करोगे। अब मार्केट में जैसे मुझे आज भी कोई बोले कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस इलेक्ट्रिक को नहीं दूंगा। क्यों? पहली चीज, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है बेसमेंट के अंदर, और वहां पे तो कोई चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और मेरा घर है टॉप पे जाके, मतलब बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे जाके, इतने ऊपर से मैं तार नीचे लटका के गाड़ी चार्ज कर नहीं सकता, और नीचे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है। तो बेसिकली पेट्रोल डीजल मेरे लिए ज्यादा बेटर है ना। मेरे लिए yes sir, ज्यादा बेटर ऑप्शन वही है, क्योंकि मेरे यहाँ चार्जिंग की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मतलब मैं गाड़ी, और मैं गाड़ी को रोक के कहीं पे 1-2 घंटा रुक के उसको चार्ज कर भी नहीं सकता हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं किसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज कैसे आनी चाहिए। तो अगर मेरे पास जैसे अपना घर होता, ग्राउंड फ्लोर पे अपना घर है, या पूरी जमीन पे मेरा अपना घर है, इन दैट केस मैं क्या कर सकता था, आई कैन यूज अ ईवी। तो मैं ईवी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर जो कंपनी होती है जैसे टाटा या जिनकी हम ईवी लेते हो, वो अपने घर आते हैं, आपको एक पावर मतलब बिजली डिपार्टमेंट से एक पॉइंट लेना है कि ये वायर है,
वो आपके घर पे ना पूरा चार्जिंग पॉइंट लगा देंगे, जैसे जहाँ पे आप गाड़ी लगाते हैं उसके पास दीवार होगी या जो भी होगा, वो वहां पे ना एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से आपको अपनी गाड़ी रोज चार्ज करनी है। लेकिन जब आप बिल्डिंग में रहोगे फिर वो चीज़ ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो सी दिस इज द एल आई कब यूज होती है, जब हमारे पास लिस्ट होती है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट, Ordered अदरवाइज हम इसका list. यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, इसलिए एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अनऑर्डर्ड लिस्ट रैंडम डेटा के लिए, और ऑर्डर्ड लिस्ट सीक्वेंस Ordered data. डेटा के लिए। यूएल में एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, लेकिन मैंने इसके आगे रिमूव मार्क कर रखा है, इसका मतलब इसको 5 में यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये काम सीएसएस का है। तो यूएल में टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं करो। अगर आप लिखोगे भी ना पी आपको हिंट नहीं आएगा, लेकिन ओएल में टाइप लिखोगे तो हिंट आता है। तो इसका मतलब टाइप किसमें अलाउड है, यूएल में या ओएल में? ओएल में अलाउ है। ओएल में अलाउड है। Order यूएल में list. पहले अलाउड था HTML4 में, और HTML5 में अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब आती है नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक लिस्ट के इनसाइड भी लिस्ट हो सकती है, जैसे ये लिस्ट आइटम 1, ये 2, ये 3 के अंदर एक और लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट के लिए एल आई के अंदर फिर से यूएल, और उसके अंदर फिर से एल आई। ओके, ये रूल है। मतलब यूएल का चाइल्ड होती है एल आई, और एल आई का चाइल्ड फिर कौन होगा, एल आई या यूएल? UL. यूएल। यूएल। फिर यूएल के अंदर दोबारा एल आई आती है। ओके, एल आई के अंदर एल आई भी नहीं आ सकती। ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है, ये सर्कल में आती है। ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट है। जैसे ये मेन्यू आ रहे हैं, ये एक लिस्ट है, और ये उनके अंदर नेस्टेड लिस्ट है, ड्रॉप डाउन। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट व्हेन द डेटा इज इन सीक्वेंस, तो हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर के साथ 3 एट्रीब्यूट होते हैं। टाइप, डिफॉल्ट टाइप क्या है हमारा, वन का मतलब न्यूमेरिक टाइप। दूसरा टाइप होता है ए मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकल, और अल्फाबेटिकल दो होते हैं, ए अपर ए लोअर भी होता है। एक आई होता है, अपर या लोअर दोनों में से कोई ले लो, ये रोमन के लिए होता है। लिस्ट कैसे आएगी, रोमन में। तो 3 टाइप की वैल्यूज हैं। तो एक दूसरा होता है स्टार्ट, जैसे ये 5 एल आई है। ओके, इसी को आगे एक्सटेंड करो, मतलब इसी के आगे का कंटेंट आगे लिखना है। तो 1 to 5 के बाद यहाँ से आगे लिखना था ना, इसी के आगे, तो ये 6 आना चाहिए था। यहाँ टाइप आई करके इसको स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट 5। 6। अदरवाइज ये 1 से शुरू हो जाता था, तो ये अब कहाँ से शुरू हो रहा है, 6। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 1 होता है। हम स्टार्ट को चेंज कर सकते हैं कि कहीं और से स्टार्ट हो। रिवर्स भी होता है। रिवर्स का काम क्या है, ए बी एंड सी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ तरुण। ओके, सी दिस, ये लिस्ट कैसे आ रही है सीक्वेंस में, ए बी सी 1 2 3। मैंने यहाँ एक बुलियन एट्रीब्यूट दे दिया रिवर्स। अब देखो क्या हुआ, तो आते ए बी सी ही रहा है, लेकिन नंबर कैसे आ रहे हैं, 3 to 1। 3 to 1। मतलब ये नंबरिंग को रिवर्स करता है, डेटा को नहीं। डेटा तो सीक्वेंस में आ रहा है, पहले दूसरा और तीसरा, लेकिन नंबरिंग रिवर्स होके आती है। तो ये हमारा रिवर्स एट्रीब्यूट है, ये भी ओएल में ही होता है। स्टार्ट, ये है रिवर्स। द लास्ट लिस्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको पहले क्या कहते थे, डेफिनेशन, बट अब डेफिनेशन नहीं कहते, अब इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो इसकी Description. वैलिड नई टर्म डिस्क्रिप्शन है। ये कहाँ यूज होती है, ये वहां यूज होती है जब हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये मेरी डिस्क्रिप्शन टर्म है, और ये डिस्क्रिप्शन डेटा है। मुझे एक टर्म HTML को डिफाइन करना है, तो वो मेरी टर्म है, और डिफाइन करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन की टर्म और ये डिस्क्रिप्शन का डेटा, दोनों किसके अंदर, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर। फिर मुझे दूसरी टर्म डिफाइन करनी है, विच इज CSS, और ये उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम 2 टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, HTML एंड CSS को। तो ये HTML CS. टर्म है, ये उसकी इंफॉर्मेशन, ये CSS टर्म है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन
सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो क्या है, ये बोल्ड नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ना ही ये इटैलिसिस है। मतलब ये वर्ड और ये वर्ड अलग अलग दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं? सर एक जैसे सेम। तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये यूज करने भी पड़े कभी, तो हमें इनको बोल्ड करना चाहिए, लेकिन इसको बोल्ड करना चाहिए स्ट्रॉन्ग। सर स्ट्रॉन्ग। गुड, वाई? ताकि ये बोल्ड दिखे भी, प्लस इसको थोड़ी सी वेटेज मिले ना, प्रायोरिटी मिल जाए। प्रायोरिटी से। सेम सीएसएस को भी क्या करो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में लिखो। बट मैं आपको एक दूसरा और बेटर ऑप्शन देता हूँ। जैसे हमने आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था? तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? HTML। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ HTML टैग्स, ठीक है। फिर ये मेरी सब हेडिंग कौन सी थी HTML के? ब्लॉक टैग्स और ब्लॉक एलिमेंट। और फिर दूसरी सब हेडिंग इनलाइन कहाँ होगी? ये तो यहाँ मैंने क्या लिखा? इनलाइन एलिमेंट। तो ये H1 है, ये दोनों मेरे H2 हैं। अगर मुझे H2 के बाद लिस्ट बनानी पड़े, तो मैं यहाँ पे 2 या 3 का यूज कर सकता हूँ दोनों को, है ना, क्योंकि 2 के बाद कौन सी हेडिंग आ सकती है? 3। 3। तो H3 ज्यादा पावरफुल होगी या स्ट्रॉन्ग टैग? मतलब गूगल किसको ज्यादा वेटेज देगा? स्ट्रॉन्ग सर H3 स्ट्रॉन्ग को, H3 ठीक है। को। और अगर सपोज यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई और लिस्ट है H3 और उसके बाद H4 देते हो, तो भी ज्यादा पावरफुल कौन है, H4 या स्ट्रॉन्ग? सर H4। H4। हेडिंग्स की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, किससे? हेडिंग की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, किससे? स्ट्रॉन्ग या बोल्ड से। इसलिए भले ही H4 यूज करो या भले ही H3 यूज करो, बट यूज हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अगर आप इसको हेडिंग और पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो गूगल इसको ज्यादा पिक करेगा, ज्यादा अच्छे से पिकअप कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा, रेदर देन अगर आप इसको ऐसे दे दो। मतलब ऐसे देने, इसके साथ स्ट्रॉन्ग देने के बावजूद भी गूगल इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए एक नॉर्मल पैराग्राफ है ना जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसके लिए जितनी वेटेज इसकी है, उतनी ही वेटेज इसकी है ना। तो ज्यादा वेटेज किसकी होती है? हेडिंग्स। उसकी हेडिंग्स लिखना बेटर था या ये वाली लिस्ट? सर हेडिंग। हेडिंग। इसलिए इस लिस्ट को हम कम प्रेफर करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम अपने कोड में बहुत कम या रेयर प्रेफर करते हैं। सो नाउ योर टास्क। तो आप लोगों का जो टास्क है, आपने जितना पढ़ा है इस वीक, आपने उस पर एक छोटा सा असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करना।